नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि जब पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है तो उसके बाद होता है कि हम मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं। पहले हम पुराने कानून के हिसाब से अगर देखा जाए तो 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के पास जाते थे और एक कंप्लेन करते थे। 156(3) मतलब सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी, यानी सीआरपीसी के तहत हम जाते थे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत जाते थे और मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन डालते थे। फिर मजिस्ट्रेट ऑर्डर करते थे एफआईआर रजिस्टर करने के लिए, पुलिस को ऑर्डर देते थे। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि 1 जुलाई 2024 से कानून बदल गया है, तो नए कानून के तहत आप लोगों को बताना चाहूँगा जो 156(3) था वो अब 175(3) हो गया है। तो जानते हैं, चूंकि नया कानून था तो उसका जो डिफिनीशन नहीं दिया गया था, खासतौर पर अब उसको जो कोर्ट है वो सिचुएशन के हिसाब से उसको क्या नाम है उसका डिफिनीशन तैयार कर रहा है। तो इसमें कुछ गाइडलाइन भी बनाई गई है, तो उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। खासतौर पर जब एफआईआर रजिस्टर करवाने जाते हैं और पुलिस नहीं सुनती है तो आप मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट, अब क्या कंडीशन है इसमें जानते हैं, इसमें हाई कोर्ट का फैसला है जो मजिस्ट्रेट के लिए कुछ खास तौर पर नियम बनाया गया है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जब मजिस्ट्रेट 175(3) के तहत एफआईआर रजिस्टर करने का आदेश देगा तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप सभी लोगों को जानना चाहिए कि जो एफआईआर रजिस्टर्ड होता है उसके नए कानून क्या है, तो आज की जो टॉपिक है वो यही है कि जो एफआईआर रजिस्टर करने का नया कानून क्या है। तो अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए इस जजमेंट में, चूँकि ये जो मामला है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का है, जिसमें इस केस की सुनवाई आप लोग को बताना चाहूँगा न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ के द्वारा किया जा रहा होता है। आइए जानते हैं क्या है। देखिए एक महत्वपूर्ण फैसले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको आप शॉर्टकट में BNSS 2023 की धारा 175(3) के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने से पहले यह बताया कि मजिस्ट्रेट किन बातों को ध्यान रखेंगे। मजिस्ट्रेट को प्रारंभिक जांच करनी चाहिए, जो मजिस्ट्रेट होता है उसको प्रारंभिक जांच करनी चाहिए, करवानी चाहिए। न्यायालय ने आगे कहा कि दोबारा जांच मनमाने ढंग से नहीं की जा सकती है। इस बात पर जोर देते हुए कहा कि आगे की जांच के लिए न्यायिक तर्क और नए भौतिक साक्ष्य की उपस्थिति आवश्यक होती है। इस चीज़ को पहले हम समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। न्यायिक तर्क यानी जो केस का फैक्ट होता है वो होना चाहिए, उसमें मेरिट होना चाहिए, अगर सफिशिएंट कॉज होना चाहिए अगर मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है। दूसरी बात भौतिक साक्ष्य होना चाहिए, साक्ष्य एविडेंस होना चाहिए कि किस एविडेंस के आधार पर कोर्ट ने मतलब क्या कहते हैं इस पर ऑर्डर किया। दूसरी बात ये बताया गया इस जजमेंट में कि जब मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए, उसके बाद एफआईआर रजिस्टर करने का आदेश देना चाहिए। दोस्तों इसमें न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ ने क्या कहा इस केस में, CRM 3193 3193/2025 में यह फैसला सुनाया जाता है, कोई केस का नाम है, जिसमें याचिकाकर्ता पवन खरबंदा ने DDR संख्या 22 दिनांक 5/6/2012 को रद्द करने की मांग की थी, जो कि लुधियाना के सलेम टावरी पुलिस स्टेशन में दिनांक 5/6/2012 को दर्ज एफआईआर संख्या 119 के संबंध में आईपीसी की धारा जैसे 323, 34 बाद में हटाई गई आईपीसी की धाराओं 307, 382 और 148 और 149 के तहत दर्ज की गई थी जो मामला है। आप जानते हैं मामला क्या था। यह विवाद 2012 में, मतलब जो मामला था कब शुरू हुआ, 2012 में शुरू हुआ था, नगर निगम चुनाव के दौरान पैदा हुआ, जब याचिकाकर्ता पवन खरबंदा कथित तौर पर पार्षद पद के लिए अपनी भाभी की उम्मीदवारी को बढ़ावा देने के लिए पोस्टर लगा रहे थे। याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्यों और विरोधी पक्ष, जिनमें सतीश कुमार, प्रदीप नागर और अन्य शामिल थे, के बीच हिंसक विवाद के बाद एफआईआर दर्ज की गई। पोस्टर लगाया जा रहा था, उसके बाद में प्रचार प्रसार के लिए
उसमें दूसरा पक्ष था, विपक्षी थे, दोनों आपस में कहा सुना हुआ और झगड़ा हुआ। उसके बाद ये एफआईआर रजिस्टर्ड की गई, जिसमें सतीश कुमार शामिल थे। के बीच हिंसक, दोनों पार्टी के बीच में हिंसक विवाद के बाद एफआईआर दर्ज की गई। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि हथियारबंद व्यक्तियों ने उन पर हमला किया, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई, ये दावा किया गया था। हालांकि विरोधी पक्ष द्वारा एक क्रॉस केस डीडीआर दर्ज किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता और उसके साथियों ने उन पर हमला किया और खरबंदा ने सतीश नागर पर पिस्तौल से गोली चलाई थी, गोली भी चलाया गया था। जांच करने पर पुलिस को याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों का समर्थन करने वाला कोई सबूत नहीं मिला और उसने रद्दीकरण रिपोर्ट दायर की। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ, तो उसको मौके पर उनको कोई भौतिक एविडेंस नहीं मिला, तो उसको जो एफआईआर रजिस्टर्ड की गई थी उसको खारिज करने के लिए एक रिपोर्ट दर्ज की, मतलब ये कह लेते हैं आप चार्जशीट फाइल की, उसी की तरह एक रिपोर्ट होती है। इसके बावजूद 12 साल बाद लुधियाना के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 2024 में फिर से जांच का आदेश दिया, जिसके कारण याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी। मतलब इस केस में 12 साल बाद एक बार फिर से जो मजिस्ट्रेट होता है, मजिस्ट्रेट को पावर होता है, ठीक है, कि एफआईआर रजिस्टर करने का आदेश दे सकता है, और इसमें एफआईआर रजिस्टर करने और जांच करने का आदेश दिया। मुख्य जो कानूनी मुद्दे थे, अब उस पर थोड़ा फोकस करते हैं। क्या मजिस्ट्रेट नए सबूतों के बिना फिर से जांच का आदेश दे सकता है? नंबर 1 सवाल, क्या कोई 12 साल बाद क्या कोई नया एविडेंस लगा था, कुछ नए सबूत हाथ लगे थे जिस बिहाफ पर कोर्ट ने ऑर्डर किया था फिर से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? क्या बीएनएस की धारा 175(3) एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से पहले प्रारंभिक जांच अनिवार्य करती है? इस दूसरे पॉइंट में यह कहा गया कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है कि धारा 175(3) है, ठीक है, वो एफआईआर दर्ज करने से पहले क्या प्रारंभिक जांच यानी इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश देती है? जो तीसरा सवाल था, जो कानूनी मुद्दा था, आगे की जांच और फिर से जांच के बीच क्या अंतर था? मतलब जो आगे जांच हुई थी और जो पीछे की जांच करने का जो उद्देश्य था, उन दोनों में क्या डिफरेंट था? ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था जो कोर्ट के सामने था। अब आइए जानते हैं इस पर कोर्ट ने क्या टिप्पणी की, मतलब कोर्ट ने इस पर क्या अपनी राय व्यक्त की। न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ ने फिर से जांच का निर्देश देने में मजिस्ट्रेट की शक्ति की सीमाओं पर कड़ी टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि देखिए, ऐसा जो जांच करने का जो आदेश देने का जो मजिस्ट्रेट की शक्ति होती है, उस पर क्या की कड़ी टिप्पणी की। न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पुनः जांच ना तो दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के तहत वैधानिक प्रावधान है और ना ही नए बीएनएस ढांचे के तहत। मतलब विद्वान जस्टिस ने कहा कि पुरानी जो लॉ थी यानी सीआरपीसी थी, उसके तहत दोबारा जांच करने का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है और ना ही नए कानून के हिसाब से भी दोबारा जांच करने का कोई प्रावधान है। पुनः जांच का मनमाने ढंग से आदेश नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा एक पॉइंट क्या कि पुनः जांच करने के लिए मनमाने तरीके से आदेश नहीं दिया जा सकता है। कब दिया जा सकता है? क्या कुछ ऐसा नया एविडेंस लगा था, या जो पहले का इन्वेस्टिगेशन था वो सही नहीं था, या जो बाद में इन्वेस्टिगेशन कराया गया, दोनों इन्वेस्टिगेशन पहले और लास्ट वाला जो इन्वेस्टिगेशन, दोनों में क्या फर्क है, क्या अंतर देखने को मिल रहा है। उसके बाद पुलिस एफआईआर रजिस्टर करने के लिए बात हो सकती है, मतलब मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है। न्यायालय ने उच्च न्यायालय के उदाहरणों पर भरोसा करते हुए कहा कि जब रद्दीकरण रिपोर्ट पहले ही दाखिल हो चुकी है तो पुनः जांच की अनुमति नहीं दी जा सकती है जब तक कि नए भौतिक साक्ष्य ना हो। अभी आगे आप लोगों को बताया गया था कि आखिर क्या ऐसा रीजन था कि दोबारा मजिस्ट्रेट दोबारा संतुष्ट हो गया, उस पर क्या नाम है इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश देने के लिए। क्या ऐसा कारण था, क्या ऐसा रीजन था जिस कारण से मजिस्ट्रेट ने दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वो भी 12 साल बाद इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश दे दिया? क्या कुछ नए सबूत लगे थे हाथ? फैसले में रामचंद्रन बनाम
आर उदय कुमार 2008 5 SCC 41 का हवाला दिया गया, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था, एक 2008 में जजमेंट आया था। जजमेंट का नाम है, एक बार दोबारा आप लोग को बताना चाहूंगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। रामचंद्रन बनाम आर उदय कुमार 2008 का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट केस, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है। सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत जांच पूरी होने के बाद भी पुलिस को धारा 173(8) के तहत आगे की जांच करने का अधिकार है, लेकिन नई जांच या पुनः जांच की नहीं है। इस चीज को एक बार दोबारा पढ़ के सुनाता हूं। सीआरपीसी की धारा 173(2) सब सेक्शन 2 के तहत उपधारा जांच पूरी करने के बाद भी पुलिस को धारा 173(8) के तहत आगे की जांच करने का अधिकार है। मतलब जांच कर लिया तो उसके आगे का जो जांच होगा वो करने का अधिकार है, लेकिन नई जांच या पुनः जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, और इस वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक छोटी से छोटी चीज़ जो होती है, बड़ी से बड़ी चीज़ होती है, हर चीज़ को इसमें शामिल किया जाए ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। अब देखते हैं, हाईकोर्ट ने कहा वर्तमान मामले में पुनः जांच को उचित ठहराने के लिए कोई नई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई। हाईकोर्ट ने क्या कहा साथ में कि दोबारा इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए ऐसा कोई भी एविडेंस पेश नहीं किया गया जिससे मजिस्ट्रेट का आदेश कानूनी रूप से अस्थिर हो। मतलब जिससे मजिस्ट्रेट का जो आदेश था उसको टिकाऊ माना जा सके, क्योंकि ऐसा कुछ एविडेंस पेश नहीं किया गया था। या कुछ देखिए, एक चीज़ होता है केस प्रोग्रेस होता है जब इन्वेस्टिगेशन के बाद में, या कुछ ऐसा हाथ मिल लगता है कुछ एविडेंस जिसके बिहाफ पर अगर कोर्ट संतुष्ट हो जाता, मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो जाता, तो अगर दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश देता तो बात अलग है। लेकिन बिना उसके इन्वेस्टिगेशन करने का मतलब कोई एविडेंस भी हार नहीं ले, कोई केस का प्रोग्रेस भी नहीं हुआ, फिर दोबारा उसी पुराने एविडेंस के आधार पर दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने का बिल्कुल अधिकार नहीं है, प्रावधान नहीं है। जानते हैं बीएनएस की धारा 175(3) के तहत अनिवार्य प्रारंभिक जांच। अब जानते हैं जो नया वाला कानून है 175(3) है, इसमें जो जांच के जो कानूनी अनिवार्य कानूनी प्रारंभिक जांच है वो क्या क्या है, थोड़ा इस पर फोकस करते हैं। देखिए, फैसला का एक महत्वपूर्ण पहलू बीएनएस की धारा 175(3) पर हाई कोर्ट का जोर था, जो एक सुरक्षा उपाय प्रस्तुत करता है जिसके तहत मजिस्ट्रेट को एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करने की आवश्यकता पर न्यायालय ने टिप्पणी की कि सबसे एफआईआर रजिस्टर करने का जो आदेश दिया जाता है, पहले प्रारंभिक जो जांच होता है उस पर फोकस करना चाहिए। उसके बाद अगर लगता है कि हाँ अपराध हुआ है, क्राइम हुआ है, तो फिर एफआईआर रजिस्टर करने का आदेश दिया जा सकता है। देखिए, कुछ और जानते हैं बीएनएस जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसके बारे में। बीएनएस की धारा 175(3) यह सुनिश्चित करती है कि एफआईआर दर्ज होने से पहले मजिस्ट्रेट को जांच करनी चाहिए और पुलिस की दलीलों पर विचार करना चाहिए। यह प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि केवल वास्तविक मामलों की ही जांच की जाए। निर्णय में आगे यह भी बताया गया कि जो प्रारंभिक जांच में न्यायिक विवेक का प्रयोग शामिल होना चाहिए और उसे महज औपचारिकता तक सीमित नहीं किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट जो होता है, मजिस्ट्रेट को यह दर्शाने वाला विशिष्ट कारण दर्ज करना चाहिए कि पुलिस हस्तक्षेप क्यों आवश्यक है, क्या रीज़न है जिससे पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। त्वरित सुनवाई का अधिकार और कानून के दुरुपयोग का रोकथाम। देखिए, जो नया वाला कानून है उसकी एक विशेषता और है, तुरंत सुनवाई को अनिवार्य किया गया है, एक अधिकार के रूप में देखा गया है, और साथ में कानून का जो दुरुपयोग होता है उस पर रोकथाम भी करने का प्रावधान बनाया गया है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता के खिलाफ मामले को फिर से शुरू
करने में 12 साल की देरी की कड़ी आलोचना की। मतलब कभी भी कोई भी ऐसे मुंह उठा के नहीं, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, कोई भी कभी भी किसी भी समय कोर्ट नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि जो लिमिटेशन एक्ट होता है उसको फॉलो करना, उसके नियमों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। जो लिमिटेशन एक्ट होता है, किसी भी केस को अगर कोर्ट में ले जाना होता है तो वहाँ पे एक बहुत ही फेमस वर्ड है, सेक्शन 5 की जो डिफिनीशन है लिमिटेशन एक्ट, ठीक है, वो ये कहता है कि अगर आप कोर्ट आए हो दोबारा या काफ़ी लंबे समय के बाद आए हो, लिमिटेशन का टाइम होता है उसके बाद आए हो, तो आपके पास ऐसा क्या रीज़न था जिसके कारण से आप 12 साल बाद आए हो, तो वो रीज़न होना चाहिए। त्वरित सुनवाई का संवैधानिक अधिकार का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने दोहराया कि आपराधिक कार्रवाई को अनावश्यक रूप से लंबा खींचना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। इसने मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 एक SCC 248 का हवाला दिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, आइए जानते हैं क्या कहा था, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, ध्यान से समझिएगा। किसी भी नागरिक को उसकी स्वतंत्रता से ऐसी प्रक्रिया से वंचित नहीं किया जा सकता है जो उचित, निष्पक्ष या न्याय संगत न हो। किसी भी देरी से बचना चाहिए जिससे अभियुक्त को अनावश्यक परेशानी न हो। कोई भी देरी होती है तो उससे बचना चाहिए। समय से अगर आपको कोर्ट जाना है तो समय से कोर्ट पहुंचे, ताकि ऐसी कोई दिक्कत सामने वाली पार्टी को ना हो। मतलब एक पार्टी सेटल हो चुकी है, उसके बाद में उस पार्टी को परेशान करना नहीं चाहिए। कानूनी प्रक्रिया के इस तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में मजिस्ट्रेटों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया। रद्दीकरण रिपोर्ट का मूल्यांकन मजिस्ट्रेट केवल शिकायतकर्ता के असंतुष्ट होने के आधार पर पुनः जांच का आदेश नहीं दे सकता, कि जो शिकायत करता है वो असंतुष्ट था इन्वेस्टिगेशन से, तो दोबारा उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आदेश दे दिया गया। यहाँ पर मेन जो मजिस्ट्रेट का जो हाई कोर्ट के द्वारा जो फोकस किया गया है कि मजिस्ट्रेट को संतुष्ट होना चाहिए कि आखिर इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश क्यों दिया गया, क्या ऐसा रीजन था, क्या सफिशिएंट कॉज था जिस आधार पर मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो गया। FIR पहले इन्वेस्टिगेशन करके दोबारा FIR रजिस्टर करने का आदेश दे दिया गया इस केस में। BNS की धारा 175(3) के तहत आदेश FIR दर्ज करने का निर्देश देने से पहले मजिस्ट्रेट को प्रारंभिक जांच करनी चाहिए और स्पष्ट कारण बताना चाहिए। उनको अपने ऑर्डर में भी स्पष्ट कारण बताना चाहिए कि किस आधार पर, वो कैसा कारण था, सफिशिएंट कॉज था जिस आधार पर 12 साल बाद या लिमिटेशन पीरियड के बाद भी FIR रजिस्टर करने और सबसे पहले जांच शुरू करने का आदेश दिया गया। आगे जानते हैं। आगे जांच के लिए मानदंड किसी भी आगे की जांच को नए साक्ष्य द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए और आगे की जांच की आड़ में पुनः जांच का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसा जैसे कि एक बार कहा गया था, इसमें मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं, बता चुका हूं कि कोर्ट केवल जो कंप्लेनेंट संतुष्ट नहीं है तो इस आधार पर दोबारा जांच के आदेश दे देगा, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आइए देखते हैं सभी दलीलों को सुनने के बाद में कोर्ट ने फैसला क्या सुनाया, जो उनका फाइनल फैसला था उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। इन निष्कर्षों के आधार पर हाई कोर्ट ने 5/6/2012 की DDR संख्या 22 और लुधियाना के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित 21/8/2024 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पुनः जांच करने का निर्देश दिया गया था। इसने माना कि याचिकाकर्ता को पहले ही निर्दोष घोषित किया जा चुका है और 12 साल बाद मामले को फिर से खोलना अनुचित था। और समझ गए आप? तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। जो 156(3) जो CRPC था, तो उसमें जो FIR से संबंधित कुछ गाइडलाइन बनाई गई थी। तो एक चीज आप ये जान लीजिए, देखिए जो लिमिटेशन एक्ट होता है, काफ़ी लोग जो होते हैं, क्लाइंट लोग होते हैं, वो केस के प्रति बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं और सोचते हैं जब मन कहे तब हम कोर्ट पहुंच सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हाँ, पहुंच सकते हैं लेकिन अगर आप 10 साल, 12 साल, 5 साल, 8 साल बाद अगर कोर्ट में जाते भी हैं तो आपके पास ऐसा रीज़न होना चाहिए कि आखिर आप कोर्ट या
आप क्यों नहीं पहुंच पाए, या कुछ केस में अगर क्रिमिनल केस है तो उसमें क्या ऐसा भौतिक एविडेंस लगा, आपके हाथ लगा है, जिससे कोर्ट को, आप सबसे पहले कोर्ट को संतुष्ट कीजिए। जो मजिस्ट्रेट होता अगर वो संतुष्ट होता, क्या ऐसा एविडेंस है, क्या ऐसा आधार है जिस पर आदेश दे दिया पुराना दोबारा इन्वेस्टिगेशन कीजिए। अभी उस केस में, जिस केस में जो इसमें प्रतिवादी था, जो दूसरी अपोजिट पार्टी थी, उसको कोर्ट पहले से निर्दोष साबित कर चुका है, तो उसको दोबारा खींचना, उसको कोर्ट कचहरी के चक्कर में, वो ठीक नहीं है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, इस केस में जो भी एफआईआर या जो भी मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश दिए गए थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, एफआईआर रजिस्टर करने को, सारे को खारिज कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आया होगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।